हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस की अपनी लास्ट वीडियो में हमने 52 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। ठीक है, पवन सीरीज आपकी चल रही है, आपको पता होगा। तो 52 क्वेश्चंस तक हमने कर लिए थे। आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि दामोदर घाटी परियोजना स्थित है उड़ीसा में, पंजाब में, झारखंड में या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पर स्थित है। नॉर्मल सी बात है कि दामोदर नदी जो होगी वहाँ पर स्थित होगी। और दामोदर नदी कहाँ पर बहती है आपकी, तो झारखंड में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो आपकी झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट के लिए कच्चा माल है तांबा, लौह अयस्क, चूना पत्थर या खड़िया। तो सीमेंट तो आप सभी ने देखा होगा, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ है जो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तांबा करते हैं क्या? तांबा तो नहीं करते, लोहा अयस्क भी नहीं करते। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो चूना पत्थर। ठीक है, 60 से 65% तक चूना पत्थर का भार होता है सीमेंट में। तो चूना पत्थर जो होता है वो कच्चा माल है, किसके लिए? सीमेंट के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं वाराणसी में, कपूरथला में, चितरंजन में या कहीं नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि रेल के डिब्बे कहाँ पे बनाए जाते हैं। कई नाम आपने पहले पढ़े होंगे। ठीक है, आपने कपूरथला भी सुना होगा, उसमें वाराणसी भी सुना होगा, पैराम्बुर जो जगह है वो भी सुना होगा आपने। ठीक है, तो रेल के डिब्बे जो हैं वो आपके कपूरथला में बनाए जाते हैं, कपूरथला में और पैराम्बुर में। ठीक है, ये 2 जगह हैं जहाँ पर रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। कहीं पर आधुनिक बनाए जाते हैं, तो कहीं पर पुराने टाइप के बनाए जाते हैं। ठीक है, वाराणसी में क्या होता है, तो वाराणसी में रेल का इंजन बनाया जाता है। ठीक है, रेल का जो इंजन होता है वो वाराणसी में बनाते हैं हम लोग। ठीक है, और कपूरथला में क्या बनाते हैं? रेल के डिब्बे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है, कितना है? देखिए, बहुत सारा डेटा दिया गया है, आपको बस इतना याद रखना है। अगर पॉइंट में आता है तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये भारत का क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल। ठीक है, अगर पॉइंट में लिखा होगा, कितना लिखा होगा, तो 32.8 लिखा होगा। ठीक है, और अगर आप ऐसे देखेंगे, फुल डेटा देखेंगे, तो उसमें कितना होगा, तो 32.8 तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो आप इससे ही निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या कि आप 4 अंक याद रखिए, 32.87, सॉरी 3287 याद रखना है, इससे याद हो जाएगा आपको कि जिस ऑप्शन में आपको ये देखने को मिल रहा है तो वही होगा, क्योंकि इतना डेटा आगे पीछे नहीं करता कि बिल्कुल माइनर करेंगे। तो 3287 याद रखना है, इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और वैसे क्या आएगा? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दोनों में कुछ भी लिखकर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट स्थित है। आप सभी को पता होगा कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है। नेपाल हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में, कश्मीर हिमालय में, असम हिमालय में। अब आप थोड़ा अजीब सा आपको लग रहा होगा कि यार नेपाल हिमालय, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय, ये क्या है? हिमालय तो एक ही है। तो एक व्यक्ति थे सिडनी बुराड करके, उन्होंने ये बाँट रखा था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, हिमालय को ऐसे करके बाँट रखा था कि इतने से इतने बीच में जो एरिया है वो कुमाऊँ हिमालय कहलाएगा, इतने से इतने बीच का एरिया है वो नेपाल हिमालय कहलाएगा। ठीक है, मतलब नेपाल का जो हिस्सा है जिनके बीच में आ रहा है, जिन नदियों के बीच में या नदी घाटियों के बीच में, तो उस हिस्सा को ऐसे करके बाँट रखा था उन्होंने। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? नेपाल हिमालय में स्थित है। ठीक है, नेपाल के अंदर स्थित है ये। ठीक है, इसकी सबसे ऊँची चोटी भी वहीं पर स्थित है। ठीक है, 8,848 मीटर। ठीक है, तो ये इसकी ऊँचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 5वां, 7वां, 8वां या 12वां। तो यहाँ पे याद रखना कि जनसंख्या की दृष्टि से नहीं पूछा गया है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का अगर हम विश्व में स्थान देखें तो कौन सा आता है? 7वां आता है। ठीक है, 7वां नंबर है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए, 1-2 क्वेश्चन क्या होता है कि पता होते हैं लेकिन मुँह से गलत निकल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हुआ है तो मुझे ज़रूर रिवाइंड करा देना। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में क्या है कि उसमें पिन कर दूँगा अगर कुछ गलती से निकल जाता है। कि जैसे लास्ट वीडियो जो थी उसमें मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड था, वो 13 मार्च बता दिया है। ठीक है, वो 13 अप्रैल है, उसे सही कर लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा है, जब 1857 की क्रांति हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था। ठीक है, 2 चीज़ें थी क्रांति के प्रतीक में। तो क्या-क्या हो सकती हैं? तलवार, गुलाब का फूल, रोटी या इनमें से कोई नहीं। 3 ऑप्शन में क्या है सही? तो अगर हम 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह देखें, तो वो 2 चीज़ें थी, कमल और रोटी। ठीक है, ये दोनों क्या थे? 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह थे। लेकिन इसमें सिर्फ रोटी भी दिया गया ऑप्शन में, तो रोटी सही हो जाएगा, ठीक है? और अगर कमल और रोटी दिया जाता तो वो सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है कवरत्ती, पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली या बैरन द्वीप? बैरन द्वीप का नाम तो आपने सुना होगा, यहाँ पे ज्वालामुखी स्थित है भारत का। ठीक है, दिल्ली तो आपको पता ही है नहीं हो सकता।
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या होगी? पोर्ट ब्लेयर होगी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी या उत्तर पश्चिमी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद रखना, ये तो कई बार आपने पढ़ा है। ठीक है, जब डिग्री वगैरह हम लोग पढ़ते हैं कि किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा गया है? 5 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में या 4 भागों में? तो पवन में इसका आंसर गलत दिया गया है, उसमें 3 बताए गए हैं, ठीक है, 3 भाग। लेकिन इसका सही आंसर है कि 4 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन से? तो खादर-वांगर तो आ ही जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद भाबर आ जाता है, तराई आ जाता है, ये 4 भाग हैं, जिनमें हम मैदानी भागों को बाँटते हैं, ठीक है। खादर-वांगर और भाबर और तराई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु सदैव रहती है, स्थायी, अस्थायी, समय पर निर्भर या इनमें से कोई नहीं? तो ये चीज़ हमने कई बार पढ़ी है कि मौसम जो है वो डेली बदलता रहता है, लेकिन जो जलवायु होती है वो स्थिर रहती है, ठीक है? स्थायी रहती है, काफ़ी समय तक नहीं बदलती, लगभग 30 साल तक नहीं बदलती, ठीक है? तो और बदलेगी तो थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है, ठीक है? तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा, जलवायु सदैव कैसी रहती है? स्थायी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश को किन भागों में बाँटा गया है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखिए, अगर प्राकृतिक प्रदेशों को बाँटने की बात की जाएगी तो 3 भागों में बाँटा गया है, ठीक है? वो हमने पढ़ा भी था कि उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है? बीच में भाबर एवं तराई प्रदेश आ जाता है और दक्षिण का पठारी भाग, ठीक है? ये 3 भागों में हमने उत्तर प्रदेश को बाँट रखा है, प्राकृतिक भागों में। और इसके ऑप्शन के हिसाब से हमने बुंदेलखंड में भी बाँटा है, बघेलखंड में भी बाँटा है, ठीक है? कुछ ज़िले बुंदेलखंड में आते हैं, ठीक है? 6-7 ज़िले, और एक ज़िला जो है वो आपका बघेलखंड में भी आता है, चित्रकूट, ठीक है? तो हमने 2 आ और बा दोनों में बाँट रखा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, आ और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों को खनिज क्षेत्र घोषित किया है? मतलब कुछ जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो दक्षिण में आते हैं, यानी कि पठारी भाग में आते हैं, ठीक है? वहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, तो उन जिलों को हमने क्या किया है? खनिज क्षेत्र में घोषित कर दिया, मतलब खनिज क्षेत्र घोषित कर दिया उन्हें। तो वो कितने जिले हैं? 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, 13 हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 जिले, ठीक है? 10 जिलों को खनिज क्षेत्र घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है? ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर उपलब्ध होता है इलाहाबाद में, कानपुर में, मिर्ज़ापुर में, आगरा में? तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण के पठारी भाग में ही ये मिलेगा हम लोगों को, ठीक है? तो आगरा तो नहीं हो सकता, कानपुर भी नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर है आपका मिर्ज़ापुर, ठीक है? मिर्ज़ापुर में संगमरमर उपलब्ध होता है उत्तर प्रदेश में। तो सा ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, चावल, गन्ना या उपयुक्त सभी? तो देखिए, प्रमुख फसलों की बात हो रही है तो गेहूं और गन्ना तो सबसे ज़्यादा प्रमुख फसलें हैं, क्योंकि गन्ना भी सबसे ज़्यादा किया जाता है यहाँ पर, और गेहूं भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है? तो दोनों ही हो जाएगा। लेकिन चावल भी बहुत किया जाता है, ठीक है? तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर लगा देंगे, क्योंकि या तो फिर ऐसा ऑप्शन होता है या तो खाली गेहूं होता है या खाली गन्ना होता है, तो हम एक पर ही लगाते, ठीक है? लेकिन अब दोनों ही आंसर इसके हैं तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है कुओं द्वारा, नहरों द्वारा, नलकूपों द्वारा या उपयुक्त सभी? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सभी के द्वारा ही की जाती है। देखो, कुओं का यूज़ पहले हम बहुत करते थे, अब उतना यूज़ नहीं होता। नहरों द्वारा अभी भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सिंचाई में, नलकूपों का भी यूज़ करते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 जनवरी या 10 फरवरी? तो मानव के अधिकारों का जो दिवस है वो मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर, याद रखना, अभी निकला है, ठीक है? 10 दिसंबर, तो तभी हम मनाते हैं मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष कौन भारतीय महिला रही थी? इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, यूएनओ की बात हो रही है। यूएनओ में मैंने पार्ट्स बताए थे कि कई सारे पार्ट होते हैं उसके, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र संघ के, उसमें एक पार्ट था महासभा। तो महासभा की अध्यक्ष कौन सी महिला रही थी, भारतीय महिला? तो ये रही थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है? ये जवाहरलाल नेहरू की शायद बहन थी, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है? तो यही रही थी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष, ठीक है? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 11 अस्थायी तथा 4 स्थायी, 10 अस्थायी तथा 5 स्थायी, 15 स्थायी या 15 अस्थायी? तो ये तो हमने पढ़ा है कि भारत जो है वो कैसा सदस्य है, इसका अस्थायी सदस्य है, ठीक है? तो अस्थायी सदस्य है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा,
ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी तथा 5 स्थायी देश होते हैं। ठीक है, 5 में आपका रूस आ जाता है, चीन आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, इंग्लैंड आ जाता है, अमेरिका आ जाता है। तो ये स्थायी देश हैं। ठीक है, इसके अलावा 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, जो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यूएनओ के जो पार्ट थे उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी आता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है। बीजिंग चीन में, लंदन में, ग्रेट ब्रिटेन में, नीदरलैंड में, हेग में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है। इसमें क्या होता है कि 15 जज होते हैं। ठीक है, और अलग अलग देशों से होते हैं। ठीक है, और भारत के जो पहले जज इसमें रहे थे वो थे नागेंद्र सिंह। ये भी याद रखना कि नागेंद्र सिंह थे वो पहले जज रहे थे, मुख्य न्यायाधीश इसके। ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था किसी एग्जाम में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेग। ठीक है, सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नीदरलैंड में एक जगह है हेग, वहां पर इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ वर्तमान सरकार ने कब किया। अब तो सरकार बदल गई है, मतलब उस टाइम के हिसाब से होगा ये क्वेश्चन। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो थी उसका प्रारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है वो 11 अक्टूबर 2014 को सरकार ने लॉन्च किया था। ठीक है, शायद बीजेपी सरकार ने किया था, अभी भी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया। तो देखिए, दो थी, एक स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना थी, एक थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो इसमें शहरी रोजगार योजना के बारे में पूछा गया है, और इसका शुभारंभ हुआ था आपका 1 दिसंबर 1997 को। ठीक है, याद कर लेना कब हुआ था, 1 दिसंबर 1997 को इसका शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि बीमा योजना का लाभ वर्तमान में किसानों को उनकी उपज का कितने प्रतिशत तक मिलेगा। 20%, 30%, 35%, 40%। देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2-3 ये अभी तक तो नहीं आए हैं। ठीक है, आगे भी उम्मीद कम है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्या है कि उस टाइम की करंट कोई स्कीम होगी, इसलिए ये क्वेश्चन दिए गए थे। लेकिन आपके लिए अब काफ़ी पुरानी होगी तो मुश्किल ही है ये आए, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। तो कृषि बीमा योजना का लाभ वर्तमान में किसानों को उनकी उपज का कितने परसेंट तक मिलेगा, तो 40% तक मिलेगा। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की जनहित योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जनधन योजना 2014 के लगभग आई थी, 14-15 में। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था। जनता को सरकार से जोड़ना, जनता को बैंकों से जोड़ना, आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको पता है कि जनधन खाते खुलवाए गए थे। ठीक है, जीरो बैलेंस पे आप खाते खोल सकते थे। तो इसका एक ही उद्देश्य था कि जो जनता है उसे बैंकों से जोड़ना। ठीक है, ताकि वो बैंक से कनेक्ट हो सकें। बहुत लोग बैंक के नाम से डरते थे, नहीं रुपए उसमें जमा कराते थे। तो इसलिए बैंकों से जोड़ने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। तो वह ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग हेतु स्वरोजगार योजना का आरंभ कब किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1993। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है, यहाँ पर 1983 दिया गया है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, 15 अगस्त 1993। ठीक है, तो 93 कर लेना इसे, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कितनी योजनाओं का विलय किया गया। मतलब बहुत सारी स्कीम छोटी-छोटी आती थी, फिर एक कोई बड़ी स्कीम चलाई जाती थी, तो उसमें किया जाता था कि छोटी-मोटी स्कीमें उसी में मिक्स कर दी जाती थी। तो वैसे ही था कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार स्वरोजगार योजना में कितनी योजनाओं का विलय किया गया था? तो 6 योजनाओं का विलय कर दिया गया था इसमें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये तो आप ही सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन-सा है? कबूतर मत बोलना, कोयल भी मत बोल देना कि आवाज़ बहुत प्यारी है तो कोयल हो जाएगा। ठीक है, तो मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है गेंदा, कमल, गुलाब, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय पुष्प कौन-सा है अपना, वो है कमल। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? 18 जनवरी 1857 को, 28 मार्च 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को, या 27 अप्रैल 1858 को। तो मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है, मंगल पांडे को। बैरकपुर छावनी के थे, विरोध कर दिया था कि जो हथियार हैं उनमें
यूज़ किया जा रहा है गाय वगैरह की, और गाय यानी सुअर की चर्बी का मांस है ना, ऐसा कुछ चक्कर था। तो इस चक्कर में फिर इन्होंने विरोध किया, 1-2 को मार दिया। उसके बाद इन्हें फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? 1942 को स्टार्ट किया गया था। बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? ठीक है, जब गांधी जी भारत आए थे 1915 को, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को, तब भारत आने के बाद उन्होंने पहला कौन सा सफल सत्याग्रह मतलब आंदोलन किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। डांडी किया था, खेड़ा में किया था, बारडोली में किया था, या चंपारण आंदोलन किया था? ठीक है, सफल आंदोलन कौन-सा था इनका? तो वो था इनका चंपारण का। ठीक है, द ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चंपारण में जो नील सत्याग्रह हुआ था, ठीक है? तो ये सफल सत्याग्रह आंदोलन था इनका गांधी जी का, जब ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो द ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, या होम रूल लीग जो चलाया गया था? तो देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात हो रही है। इसका जो संबंध था वो रहा था होम रूल लीग से, ठीक है? और होम रूल 2 लोगों ने चलाया था। एक तो बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था, ठीक है? और दूसरा चलाया था एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध किससे था? तो होम रूल से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? तो वायुमंडल को हम सबने पढ़ा है, ठीक है? कई जो परतें होती हैं उनमें विभाजित होता है वायुमंडल, ठीक है? लगभग 5 परतें होती हैं, जिसकी शुरुआत होती है क्षोभ मंडल से, फिर आपका समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, ठीक है? उसके बाद आयन मंडल आता है, आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल मंडल आता है। तो ऐसे करके बाँट रखा है हम लोगों ने, ठीक है? तो इसमें पूछा गया कि वायुमंडल का जो सर्वाधिक भार है वो किस मंडल पर होता है? तो क्षोभ मंडल का जो सर्वाधिक भार है वो होता है आपका क्षोभ मंडल पे, ठीक है? क्षोभ मंडल में ही जितनी भी क्या नाम है, मौसमी घटनाएँ होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती हैं, ठीक है? समताप मंडल में जो वायुयान वगैरह होते हैं वो समताप मंडल में चलते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। फिर है कि भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार होती है? संवहनी वर्षा, मानसूनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा, या पर्वतीय वर्षा? तो आपको पता होगा कि उत्तर पूर्वी जो राज्य होते हैं उनमें शीत ऋतु में बहुत बारिश होती है। तो वो किस प्रकार की बारिश होती है? वो होती है पर्वतीय बारिश, ठीक है? 2 ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में कौन पेयजल परियोजना नहीं है? गोकुल बैराज परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, लवकुश गंगा बैराज परियोजना, आगरा बैराज परियोजना। देखिए 3 जो होती हैं, इनमें से जो 3 हैं वो पेयजल परियोजना है, ठीक है? जैसे गोकुल बैराज जो है, लवकुश गंगा बैराज जो है, और आगरा बैराज, ठीक है? बैराज से याद रख लेना कि ये तीनों क्या हैं? पेयजल परियोजना है। जबकि ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना जो है, वो पेयजल परियोजना नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, सहारनपुर, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, या बरेली? ठीक है, तो दिया दिया सलाई है वो कहाँ पर बनती है उत्तर प्रदेश में, या कहते हैं माचिस कहाँ पर बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरेली। ठीक है, द ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? बरेली में है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा, धमार, ठप्पा, या डांडिया? तो डांडिया तो आप सभी को पता होगा कहाँ का है? तो गुजरात का है, गुजरात में बहुत खेला जाता है डांडिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का इसमें पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरहा। ठीक है, तो बिरहा क्या है? लोकगीत है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 से लेकर 11 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर रही है? ठीक है, तो 10 की वृद्धि दर के बारे में हमने पढ़ा था। तो 2001 से 11 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की 10 की वृद्धि दर रही है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 20.09%। ठीक है, कितना रहा है? लगभग 20% रही है, तो 20.09%। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इसमें भारत की नहीं पूछी, उत्तर प्रदेश की पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या है? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भारतीय उद्योगों का अल्प विकास, देश की विशाल जनसंख्या, या औद्योगिक रुग्णता? तो आपको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्यों इतनी पिछड़ी है? सबसे बड़ा कारण क्या है इन चारों में? तो सबसे बड़ा कारण है भारत की विशाल जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और जब जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती है, ठीक है, तेजी से बढ़ती है, तो चेंजमेंट नहीं हो पाते इतनी जल्दी, ठीक है, क्योंकि आपके पास संसाधन तो उतना ही है,
ठीक है? संसाधन तो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसे यूज़ करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है पिछड़ेपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 22 जुलाई 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1946, 14 सितंबर 1948। तो आप सभी को पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूएनओ जो है, इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है? तो इसलिए 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाते हैं। ठीक है? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन-सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21? ठीक है? तो जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिला है हम लोगों को? ठीक है? उसी को हम लोग कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी। तो वो हमें मिला है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है? तो द ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी हमें देता है। ठीक है? तो जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा या नंदा देवी? देखिए ये क्वेश्चन जो होता है ना बहुत कन्फ्यूजन वाला होता है। इसमें थोड़ा-थोड़ा चेंजमेंट करते हैं और इसके आंसर बदल जाते हैं। ठीक है, अगर हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी पूछी जाती है तो एवरेस्ट हो जाती है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। लेकिन अगर हिमालय पर्वतमाला की चोटी भारत में पूछी जाए तो कौन-सी हो जाती है? कंचनजंगा हो जाती है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन भी हम कह सकते हैं लेकिन गॉडविन ऑस्टिन अब जो है वो पाकिस्तान के एरिया में आता है। ठीक है, तो K2 हम नहीं कह सकते। तो हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी हो जाती है? कंचनजंगा हो जाती है, जो सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, याद रखना बी ऑप्शन सॉरी यहाँ पर तो ए ऑप्शन होगा, लेकिन अगर भारत की पूछेगा तो कंचनजंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन-सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, खनिज संपदा या प्राकृतिक वनस्पति? तो देखिए जलवायु को कौन-कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? तो पर्वतों की स्थिति जो होती है वो प्रभावित करती है। भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है ये प्रभावित करेगा। ठीक है? कि भूमध्य रेखा पे तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है उस हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है? प्राकृतिक वनस्पति जो पाई जाती हैं ठीक है? ये प्रभावित करती हैं, लेकिन जो खनिज संपदा है वो प्रभावित नहीं करता। ठीक है? तो खनिज संपदा किसी विशेष स्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता, इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? बेगम हज़रत महल, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, इनमें से कोई नहीं। तो रानी लक्ष्मीबाई तो झांसी से की थी नेतृत्व, ठीक है? रानी अवंतीबाई रामगढ़ की थी, ठीक है? वहाँ से नेतृत्व किया था। तो सही आंसर हो जाएगा बेगम हज़रत महल, ठीक है? ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा कुँवर सिंह संबंधित थे, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग। तो जगदीशपुर से संबंधित थे, कहाँ में है ये? तो भोजपुर जिले में है स्थित बिहार के, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1870 में, 1872 में, 1875 में या 1880 ईस्वी में? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 ईस्वी में की थी। यहाँ पे सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश रचना है, ठीक है? सत्यार्थ प्रकाश नामक रचना किसकी है? रामकृष्ण परमहंस की, राजा राम मोहन राय की, स्वामी विवेकानंद की या स्वामी दयानंद सरस्वती की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की ही ये रचना है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है? और इन्होंने ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है? याद कर लेना द ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में या 1930 ईस्वी में? देखिए साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे, मैंने आपको बताया था कि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, ठीक है? लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, ठीक है? तो द ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र मेरा धर्म है, जनसेवा मेरी पूजा, मिशन था, किसका था? बिपिन चंद्र पाल का, गोपाल कृष्ण गोखले का, लाला लाजपत राय का या पंडित जवाहरलाल नेहरू का? किसने कहा था राष्ट्र मेरा धर्म है और जनसेवा मेरी पूजा? तो ये कहा था आपका लाला लाजपत राय ने, ठीक है? जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो एक लाठी लगी थी इनके, जिससे ये घायल हुए, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है? तो लाला लाजपत राय ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश बंधु कहे जाते थे? चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू? देश बंधु किसे कहते हैं? कई बार इनके नाम के आगे देश बंधु लगा दिया जाता है। तो देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। शॉर्ट में ना सीआर दास भी कहा जाता है, ठीक है? तो देश बंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत या सी राजगोपालाचारी? तो देखिए सी राजगोपालाचारी जो थे वो गवर्नर थे पहले, ठीक है? भारतीय गवर्नर की अगर हम बात करें तो सी राजगोपालाचारी थे।
तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रपति कौन थे पहले? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, याद रखना ये चीज़। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को कहते हैं ऋतु, जलवायु, मौसम या मानसून। तो ये चीज़ हमने कई बार पढ़ी कि मौसम तो है डेली, मतलब जो मौसम होता है वो डेली चेंजमेंट होता रहता है। सुबह क्या हो, शाम को क्या हो, कुछ पता नहीं। ठीक है? लेकिन जो जलवायु होती है वो लंबे समय तक सेम रहती है। ठीक है? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि किसी लंबे समय पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं। ठीक है? तो बा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी घटना घटित हुई। ठीक है? सुनामी कब आई थी? 1999 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में। हो सकता है आप लोग 2-3 साल के रहे हों जब सुनामी आई हो, तो ज़्यादा आइडिया ना हो। लेकिन सुना तो होगा ही आपने कि सुनामी कब आई थी। तो सुनामी की जो घटना थी वो 2004 में हुई थी, ठीक है? 2004 में आई थी सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? सीसा का, तांबा का, जस्ता का या एल्यूमीनियम का? तो बॉक्साइट धातु हमने बहुत बार सुनी भी है, ठीक है? तो ये एक अयस्क है, किस धातु का अयस्क है? तो ये एल्यूमीनियम का अयस्क है, ठीक है? यहाँ पे द ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलार की खानों का संबंध किस धान उत्पादन से संबंधित है? मतलब कौन-सा खनिज निकलता है, ठीक है? तो कोलार की खानों में क्या निकलता है? तो वो निकलता है आपका सोना, ठीक है? ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सॉरी सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या बिहार में? तो यहाँ पे याद रखना चीनी मिलों की बात हो रही है, ठीक है? कि चीनी मिल जो है उनकी संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है? चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, मतलब कि गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन चीनी मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है? ब ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, नई दिल्ली में, जेनेवा में या रोम में? तो यूएनओ की बात हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है न्यूयॉर्क में। ठीक है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हथकरघा उद्योग है, कैसा उद्योग कहलाता है ये? कुटीर उद्योग, रसायन उद्योग, आधारभूत उद्योग या लघु उद्योग? तो हथकरघा को हम कैसा उद्योग मानते हैं? तो इसे हम कुटीर उद्योग मानते हैं, ठीक है? ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ठीक है? ऐसे करके उद्योगों को हमने बाँटा भी है कि किसमें कितनी लागत लगती है, ठीक है? कितना स्पेस है, तो इन सब के आधार पर हथकरघा उद्योग को क्या कहते हैं हम लोग? कुटीर उद्योग कहते हैं। तो पवन की सीरीज में जितने भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे, ऑप्शनल क्वेश्चन थे, वो सारे हमने देख लिए हैं, सारे कर लिए हैं। इन्हें अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? वीडियो से याद कर लेना क्योंकि वैसे तो काफ़ी गलती भी हैं, तो अच्छे से याद कर लेना। हो सकता है एक आध चीज़ गलत बता दी होगी तो मैं ऐसे क ठीक करा दूँगा, ठीक है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से पढ़ना, तैयारी करते रहो, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ जितने भी उसमें ऑप्शनल होंगे वो मैं करा दूँगा, ठीक है? और राजन के लिए आप लोग कह रहे हैं तो उसके लिए परेशान मत होना, राजन अभी मेरे पास रखी नहीं है, लेकिन राजन की होगी तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगा। ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।